नमस्कार, आप देख रहे हैं साँचिया सच की आवाज़ और मैं हूं कुमार विजय। आज हमारे साथ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव जी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, इस समय उत्तर प्रदेश का जो लीगल सेल का सबसे बड़ा चुनाव हो सकता है, वो चल रहा है। पूरे प्रदेश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और आप इसमें प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी आप प्रत्याशी थे। तो इस समय किन मुद्दों को लेकर के आप अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं? क्या लग रहा है कि लीगल सेल में कौन से मुद्दे हैं जिनको लड़ा जाना चाहिए, जिनको सुलझाया जाना चाहिए? सभी अधिवक्ता बंधुओं को नमस्कार। मैं लीगल सेल में मेरा जो प्रथम उद्देश्य है वो दो चीज़ों को लेकर के है। एक तो ये है कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद मुझे ये समझ में आया, हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने मुझसे बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सहित, वो कोई भी 11 साढ़े 11 बजे के पहले नहीं बैठ रहे हैं, कोर्ट नहीं होल्ड कर रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है अपने समय पर कोर्ट होल्ड कर लेते हैं, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करते हैं, ये समय से कोर्ट में क्यों नहीं बैठते हैं। और जब समय से कोर्ट में नहीं बैठेंगे तो निश्चित तौर पर पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये पहली समस्या मेरी ये है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के, जब मैं जीत जाऊंगा तो सबसे पहली प्राथमिकता कि सारे मजिस्ट्रेट, सारे डिस्ट्रिक्ट जज अपने समय से बैठें। अगर नहीं बैठते हैं तो अपना कारण बताएं, हाफ लीव लें, कुछ न कुछ अपना वो करें। इसके लिए मुझे शायद ये जरूरत पड़ेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े कि जैसे दिल्ली में सारी कोर्टों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सारी कोर्टों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि यह निगरानी हो सके कि मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा हमारे सामने है कि सभी कचहरी में हर अधिवक्ता के कोई गॉड फादर नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अधिवक्ताओं के साथ कुछ गलत होता है, कुछ कैजुअलिटी होती है, तो उनको जो है प्रॉपर बेनिफिट नहीं दिया जा पाता है, क्योंकि अगर उनके घर वाले किसी नेता से टच में नहीं हैं तो नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं अगर जीत गया तो बार काउंसिल में एक वेबसाइट मुझे जनरेट करवाना है। वेबसाइट में कुछ इस तरह से दिया जाए कि जो भी चाहे उस वेबसाइट को खोल ले। अगर किसी अधिवक्ता बंधु के यहाँ कोई कैजुअलिटी हुई है तो उसके घर वाले या उसके दोस्त उस वेबसाइट पर जाकर के सारी चीजों को मेंशन कर दें, और बार काउंसिल में 2 एम्प्लॉय डेली बैठे रहें जो चेक करते रहें कि कहीं किसी बार एसोसिएशन से किसी अधिवक्ता की कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको, बार काउंसिल का काम केवल इतना सा रहेगा कि उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन से कंफर्मेशन ले ले, और कंफर्मेशन लेकर के उसके हिस्से की जो भी धनराशि है उसे 10 दिन के अंदर डिसबर्स कर दिया जाए, जिससे कि जो आर्थिक तंगी की हालत में उस अधिवक्ता चल रहा है उसकी तुरंत की तुरंत समस्या का समाधान हो सके। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात तो वकील साहब ने उठाई कि आज जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वकील अपनी प्रॉब्लम को कहीं डिजिटली दर्ज नहीं करा पा रहा है, बल्कि आज भी उसे नेताओं और तमाम प्रतिनिधियों को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये बेहतर कदम हो सकता है। अच्छा वकील साहब, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा कि उन छात्रों के लिए, जैसे अगर कोई लड़का एमबीबीएस कर लेता तो सीधे डॉक्टर बनने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन एलएलबी करने के बाद आप लोगों के यहाँ एक और परीक्षा पास करना हो रहा है, तब जाकर के उसको बार उस परीक्षा का जो भी नाम हो। हाँ, इस पर मेरा यही विचार है। मैं शुरू से, जब 2010 से बार का एग्जाम रखा गया था, मैं शुरू से ही इसका अपोज कर रहा हूं कि बार काउंसिल को कोई एग्जाम लेने का राइट नहीं है। जब आप एक तरफ से क्लैट का एग्जाम करा रहे हो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेके लिए, सारी बार जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उसको आप मान्यता दे रहे हो। आप मान्यता दे रहे हो तो अगर उस लॉ कॉलेज से बच्चे पास करके निकले हैं फर्स्ट क्लास 60% रिजल्ट के साथ, और उनका आप टेस्ट ले रहे हो, तो या तो आप लॉ कॉलेज पर क्वेश्चन उठा रहे हो या फिर आप टेस्ट पर क्वेश्चन उठा रहे हो। तो मेरी यह भी प्राथमिकता है कि यह टेस्ट बंद होना चाहिए। अब अगर टेस्ट नहीं बंद हो रहा है
तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं, जिस लॉ कॉलेज से निकले हुए हैं, आप उस लॉ कॉलेज के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया कि बच्चा 60% रिजल्ट आकर के पास हुआ है, एलएलबी कंप्लीट किया है 3 साल में, और आपके टेस्ट में वो 45% मार्क नहीं पा रहा है, तो आपने ऐसे लॉ कॉलेजों को क्यों मान्यता दिया है? और आपने सही कहा कि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टेस्ट नहीं लेती आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस डिग्री, या कोई भी मेडिकल डिग्री लेने के बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का ये मानना है कि सेम पैटर्न पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएलबी और बीए एलएलबी किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं है, और इसको मेरी कोशिश होगी कि इसे खत्म कराया जाए। जी। अच्छा, आज इस समय जो हम देख पाते हैं, हर जगह जाति की राजनीति बहुत मुखर हो गई है। सामाजिक न्याय की हर जगह डिमांड चल रही, तो क्या बार काउंसिल में भी, यहाँ के तक के सांसद में भी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही, तो क्या बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए प्रॉपर लागू है? नहीं, बार काउंसिल में किसी के लिए अभी रिजर्वेशन लागू नहीं है। रिसेंटली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रेजेंट सीजीआई हैं, सीजीआई साहब ने एक ऑर्डर पास किया है, एक रेड फाइल हुई थी जिस पर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि महिलाओं का 33% रिजर्वेशन देख लीजिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रहा बात एससी एसटी के लिए, तो ओबीसी का रिजर्वेशन तो कहीं लोकसभा विधानसभा में भी नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, एससी एसटी के लिए मैं ये जरूर चाहता हूं कि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं है कि कुछ इतने अधिवक्ता तो एससी एसटी से हैं ही कि अपने एक दो कैंडिडेट को जिता सकते हैं, लेकिन चूंकि हर जगह एक जागरूकता आ गई है, उनके यहाँ भी ढेर सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, अब वो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि जात की राजनीति चारों तरफ फैल गई है। उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी का ये प्रभाव जो है अधिवक्ता बंदियों पर भी पड़ रहा है, और अधिवक्ताओं में मैं जाकर के जहां भी कचहरी में जा रहा हूं, तो वहां इस चीज की शिकायत हो रही है। लेकिन इसकी कोशिश हो कि चूंकि यह एक इलिट क्लास है, पढ़ा लिखा समाज है, ये इसको दूर करे तो ज्यादा ठीक है, अदरवाइज समाज में जो है विसंगतियां और ज्यादा फैलती चली जाएंगी। विसंगतियां निश्चित रूप से फैलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तय होना चाहिए, सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं बल्कि ओबीसी के लिए भी, कि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। खैर, एक और जरूरी प्रश्न मुझे लगता है कि इस समय, इस बार जो आपका बार काउंसिल का चुनाव हुआ, उसमें जो फीस जमा की गई तकरीबन 1,75,000, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जबकि इतनी फीस लोकसभा के चुनाव में भी नहीं है। तो क्या ये ऐसा नहीं कि जो आर्थिक तौर पे कमजोर अधिवक्ता हैं, उन्हें सीधे सीधे बार काउंसिल से बाहर कर देने की साजिश तो नहीं है? नहीं, इसके लिए भी मेरा ऑब्जेक्शन था, लेकिन अब चूंकि इस फीस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट फाइल किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया, तो यह जो चीज है, यह एक तरह से जुडिशियल ऑर्डर हो गया है। तो इस पर हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म कर दिया तो ठीक है। लेकिन हाँ, जरूर ये जरूर है कि इनको इतनी ज्यादा फीस, चूंकि 2018 में भी हमने चुनाव लड़ा था, तो उस समय इनका टोटल 25,000 रुपए था, और इस बार ये टोटल 1,75,000 ले रहे हैं। 1.5 लाख नॉमिनेशन का, 25,000 के लिए जो है वोटर लिस्ट दे रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में मैं जरूर कहूंगा कि बार काउंसिल इतनी बड़ी विसंगतियां कर रखा है। जो सिटिंग मेंबर है उनके पास सारा एक्सेस है, सारे वोटर्स का एक्सेस है, उनके पास मोबाइल नंबर है, और ये जो बार काउंसिल हाई पावर कमेटी इलेक्शन करा रही है, ये 25,000 रुपए में हर कैंडिडेट को इतना बड़ा गत्ता दे रहा है, जिसमें केवल नाम, पता, सारा चीज दे दिया है, मोहल्ले का नाम, पिता का नाम, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं दिया है। जबकि आज की डेट में मोबाइल नंबर लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और दूसरी चीज है कि मोबाइल नंबर के साथ साथ सारी बार काउंसिल, इवन कि दिल्ली बार काउंसिल जो है, अपने सारे वोटरों को पब्लिश करती है, वेबसाइट पर वोटर का नाम, मोबाइल नंबर, सारा चीज पब्लिश है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऐसा क्यों नहीं कर रही है? इसके अंदर क्या कमियां हैं, या यहाँ के जो धुरंधर बैठे हुए हैं वो इसको नहीं होने देना चाहते हैं? इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, और निश्चित तौर पर अगर मैं जीता तो इस चीज को मैं होने नहीं दूंगा। इस समय हम देखते हैं कि तमाम जो नए लड़के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अब बहुतों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। क्या उनके बारे में भी
बार काउंसिल को सोचेगी कि उन्हें किसी तरह का छात्र मतलब स्कॉलरशिप दी जाए या कुछ उनके लिए व्यवस्था हो, और जो तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो एक उम्र के बाद इससे विरत हो जाते हैं, तो उनके लिए किसी पेंशन जैसी स्थिति की मांग आप लोग कर सकते हैं? देखिए ब्रदर, अगर इस चीज की बात है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए तो हमारी जो सोच है वो ये है कि जिस भी सीनियर को वो ज्वाइन करें, एट लीस्ट वो सीनियर उनको कुछ ना कुछ अकोमोडेट करे। क्योंकि बार काउंसिल के पास कोई गवर्निंग बॉडी ऐसा नहीं है, कोई इतना इनकम का स्रोत नहीं है जो किसी को कोई रिकमेंडेशन कुछ अमाउंट दे सके। इसलिए इस पर तो जहां हमारी तक मेरी विचार नहीं है। जानकारी है, इस समय बार काउंसिल के पास 600 करोड़ का रिजर्व फंड है। नहीं, 600 करोड़ का रिजर्व फंड है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि छोटी से छोटी कचहरी से डेली जो है वेलफेयर टिकट जो लगता है, वो वेलफेयर टिकट अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए ही लगता है। तो छोटी से छोटी कचहरी से भी डेली को जो है 1000-2000 रुपए जाता है। दैट मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट से डेली कम से कम 1-2 लाख रुपए बार काउंसिल को जाता है। लेकिन अभी चूंकि मैं उस एरिया में नहीं गया हूं, मैं जीता नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि ये पैसा जा किस फंड में रहा है। मेरी जो 1-2 सिटिंग मेंबरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पैसा बार काउंसिल के पास नहीं आता है। तो ये सबसे पहले तो इसको पता करने की जरूरत है कि पैसा जा कहां रहा है। अगर ये पैसा निश्चित तौर पर बार काउंसिल के फंड में आ रहा है तो यंगस्टर्स के बारे में इसके लिए सोचा जा सकता है और यंगस्टर्स को उसको प्रोत्साहन करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए फिर आप वहीं आ जाएंगे कि जस्ट लाइक जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में डॉक्टरों को अगर वो गवर्नमेंट नहीं है तो उनको कोई भी पेमेंट कहीं नहीं दिया जाता है। नो डाउट है कि अस्पताल में काम करते हैं तो अस्पताल उनको पे करती है। सेम थिंग है कि अगर एलएलबी करके वो किसी सीनियर के अंडर में काम करते हैं, मेरी उस सीनियर से गुजारिश है कि एट लीस्ट उसे आने जाने का डेली रूटीन का खर्चा तो उसे दे ही दे। दूसरा क्वेश्चन आपका था रिटायरमेंट का, तो मैं रिटायरमेंट के पेंशन के लिए जो है बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अधिवक्ता प्रोफेशन ऐसा है जो जितना बूढ़ा होता चला जाता है उतना ही उसकी वकालत चमकती चली जाती है। तो इसलिए अगर आदमी ने 60, 20, 25 साल, 30 साल प्रैक्टिस करके अपनी इतनी वो नहीं बना पाई है कि उसके पास एक ही महीने में एक क्लाइंट आएगा, एक को डील करेगा, काम सही ढंग से करेगा, उसके लिए उसको सारा चीज मिलता रहेगा, तो मैं पेंशन के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जी। इस समय क्या स्थिति देख पा रहे हैं कि जो सामाजिक सपोर्ट आपको मिल रहा है, काफ़ी चर्चा में है इस समय आप कि बार काउंसिल में, तो क्या स्थिति बन रही कि जातीय तौर पे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या मसविदे के आधार पर? देखिए ब्रदर, हमें जातीय तौर पर नो डाउट है कि सपोर्ट तो मिल रहा है। हम इस पर कोई जो है मेरा मतलब नकारात्मक कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, मेरे पास समाज के सारे लोगों का सपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में हूं तो हर डिस्ट्रिक्ट से 2-4 एडवोकेट से हमारा टच है। मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट से काम करके दिया है और मेरिट पर काम किया है। लोगों ने मेरिट पर मुझे कंसीडर किया है। हम सामाजिक मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ते रहते हैं और उस सामाजिक मुद्दे में अगर कहीं कुछ जस्ट लाइक ये हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था तो हमने पीआईएल फाइल किया था। सेम थिंग अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो है अधिवक्ताओं से, यंगस्टर्स से 14,500 रुपए लेना चालू कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन फीस घटा करके 16,000 से 700 रुपए कर दिया, उसको लेकर के हमारे जूनियर दीपक यादव हमसे कहें तो हमने उस पर रिट फाइल करके 14,500 रुपए को खत्म करा दिया और ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारडी वाला ने उसको खत्म किया। सीओपी के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा था उसे खत्म किया। उसके बाद बार काउंसिल ने फिर एक नया मेथड अपना लिया कि 2,500 रुपए इंटरव्यू के लिए लेना चालू कर दिया था, ऑनलाइन इंटरव्यू को लेकर के, जिसको हमने दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक किया उसी रिट में हमने जाकर के मेंशन किया तो जस्टिस पारडी वाला ने इस चीज को मेंशन किया कि अब अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक भी पैसा कहीं से कुछ चार्ज करेगी तो उसके खिलाफ डायरेक्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप जी ने बहुत स्पष्टवादिता के साथ जिस आर्ग्यूमेंट के लिए वो अपने कोर्ट में जाने जाते हैं, उसी स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने अपने मसविदे भी रखे। कोई बेवजह का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत वाजिब बातें कर रहे हैं। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं। आप क्रमांक क्या है आपका? मेरा क्रमांक 206 है, प्रदीप कुमार यादव।
जी, तो हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं, साँचिया परिवार को शुभकामनाएँ हैं कि अगली बार हम उनको बार काउंसिल के सदस्य के तौर पर देखें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक जी। यू।